तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज ऑब्जर्वेशन चैप्टर को कंक्लूड करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके स्वरूप के बारे में समझे, इसके प्रकार के बारे में समझे, सारे प्रकार का क्या रिलेटिव लाभ है, क्या हानि है, किस विशेष परिस्थिति में उपयोगी है और ऑब्जर्वेशन की पूरी प्रक्रिया इन जनरल क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। आज का लेक्चर जो है वो होगा कि ऑब्जर्वेशन एज ए मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कितना कारगर है रिलेटेड टर्म्स में। रिलेटेड टर्म्स मतलब जब हम इसके बाकी डेटा कलेक्शन के टेक्निक्स उनके साथ कंपैरिजन करते हैं, किन मौक़ों पर, किन परिस्थितियों में इसकी उपयोगिता अच्छी है, कहाँ पे कुछ कमियां हैं जिसके कारण इसका व्यवहार सीमित हो जाता है, तो इसके क्या लाभ, क्या परिसीमाएं हैं, इनके बारे में आज चर्चा करके ओवरऑल ऑब्जर्वेशन को हम लोग आज कंक्लूड करेंगे, समझ करके उसके सारे पक्षों को। तो किसी भी चीज के लाभ से पहले शुरू किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाभ और हानि हमेशा रिलेटेड टर्म्स में होगा, लेकिन इन जनरल ऑब्जर्वेशन अगर किया जाए सही ढंग से, माननीकृत ढंग से, स्टैंडर्डाइज ढंग से, तो इसका मान मनोवैज्ञानिक शोध में काफी ज्यादा है। काफी सम्मानजनक डेटा कलेक्शन टेक्निक के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। ये बहुत पॉपुलर नहीं है, इंटरव्यू की तरह, क्वेश्चनर की तरह बहुत पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये मेहनत खोजने वाला है, बहुत प्रशिक्षण खोजने वाला है, बहुत पेशेंस खोजने वाला टेक्निक है। लेकिन इससे जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसके कारण, उसके स्वरूप के कारण इसका मान काफी अच्छा है रिसर्च के क्षेत्र में। तो एक एक करके अगर हम लोग इसके विशेषताओं को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहली बात कि एक स्टेटमेंट आता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। किसी भी घटना का, किसी भी व्यवहार का, किसी भी तथ्य का जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकटीकरण हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से उसका उद्भेदन हो रहा है, वो अपने आप में सबसे मजबूत उदाहरण है उस घटना का और सबसे सटीक स्वरूप है जानने का उस तथ्य को। हम अगर किसी एक घटना से संबंधित सूचना को इंटरव्यू के द्वारा या क्वेश्चनर के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे मैनिपुलेट होने की, गलत सूचनाओं के देने की, बनावटी सूचनाओं के देने की संभावना बहुत ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर हम लोग जो उदाहरण लेके चल रहे थे, महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या व्यवहार है, क्या सोच है एक समूह का, उसको हमको जानना है। प्रश्नावली के माध्यम से पूछेंगे, क्वेश्चनर के माध्यम से पूछेंगे, इंटरव्यू के माध्यम से पूछेंगे तो अच्छी अच्छी बातों को बोलने में हमारा सब्जेक्ट हिचकिचाएगा नहीं और वो चाहेगा कि अपने आप को अच्छे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से प्रेजेंट करे, इसलिए बनावटी और गलत उत्तर दे देगा। लेकिन अगर आप कायदे से उसके व्यक्ति के व्यवहारों का एक लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन करें, जहां पे वो अपनी पत्नी के साथ मिलता है, परिवार के अन्य महिलाओं के साथ व्यवहार करता है, राह चलती महिलाओं के साथ व्यवहार करता है, अपने से बड़ी महिलाओं, छोटी महिलाओं, हम उम्र महिलाओं के साथ अलग अलग स्तरों पर व्यवहार करता है, तो उसका व्यवहार अपने आप में प्रमाणिक होगा कि वो क्या सोचता है और वो जो हमें डेटा मिल रहा है, वो जो हमें सूचना मिल रही है, वो बिल्कुल सत्य मानी जानी चाहिए इन कंपेयर टू जब वही सूचना को हम दूसरे शोध माध्यम, दूसरे डेटा कलेक्शन प्रविधियों से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे व्यवहार में घटित होने वाली घटना का प्रत्यक्षीकरण वास्तविक रूप से किया जा रहा है, उसी स्वरूप में किया जा रहा है, इसलिए वो अपने आप में प्रमाण है और उसकी विश्वसनीयता काफी ज्यादा है। हाँ, यहाँ पे कुछ बनावटीपन आने की, लोगों के द्वारा बदल देने की संभावना है, जीरो नहीं हो सकती है। कोई भी हम लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, सब कुछ रिलेटेड होता है। लेकिन फिर भी बाकी चीजों से तुलना करें तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को छोड़ करके यहाँ पे
सबसे सटीक और गहन सूचना प्राप्त करने का ये जरिया बाकी सारी टेक्निक्स के तुलना में, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को छोड़ दें तो सबसे बेहतरीन माध्यम है। दूसरी बात आते हैं कि इस टेक्निक में लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हमारा जो समूह है, हमारा जो ग्रुप है, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, हिब्रू बोले, संस्कृत बोले, अरबी बोले, लेकिन चूंकि हमको उसके व्यवहार का अध्ययन करना है, हमको सूचना जो प्राप्त करनी है वो बातचीत के माध्यम से नहीं प्राप्त करनी है, क्वेश्चनर के माध्यम से नहीं प्राप्त करनी है, शेड्यूल के माध्यम से नहीं प्राप्त करनी है, इंटरव्यू के माध्यम से नहीं प्राप्त करनी है। इसलिए एक शोधकर्ता वैसे ग्रुप का भी अध्ययन कर सकता है जो उसकी भाषा नहीं जानता हो। साथ ही साथ तीसरी विशेषता की तरह इसको समझें कि यहाँ पे वैसे समूह का भी अध्ययन किया जा सकता है जो भाषा ही नहीं जानता हो, जिसकी भाषा का जिसमें डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, जैसे छोटे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन, जैसे जानवरों के, पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन। अब ये कोई कह सकता है कि उनकी अपनी भाषा होती है, लेकिन अगर होती भी है तो हमारे लिए बोधगम्य नहीं है, तो हमारे लिए नहीं होने के जैसी है। लेकिन वहाँ भाषा का बैरियर, अब कुत्ते का आप इंटरव्यू नहीं ले सकते, शेर के क्वेश्चनर देके उससे पूछ नहीं सकते हैं, लोमड़ी से शेड्यूल बना करके पूछ नहीं सकते, लेकिन उसके व्यवहार का अध्ययन करके उससे संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ भाषा नहीं भी है वहाँ भी, और जहाँ लैंग्वेज भाषा दूसरी है वहाँ भी इस तंत्र के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है। अगली विशेषता पे आते हैं। तो यहाँ पे खास करके नॉन पार्टिसिपेंट वाला जो स्वरूप है, जिसमें खास करके जिसमें हिडन आइडेंटिटी है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है किसी ग्रुप का लेकिन उसको पता नहीं है कि उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, वहां पे तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने का, बनावटी रूप से पेश करने का, बदल करके पेश करने का, मैनिपुलेट करके पेश करने का गुंजाइश कम हो जाता है। हम आपके बारे में जानना चाहें कि आपकी क्या धारणा है मेरे प्रति, मेरी पढ़ाई के प्रति, मेरे व्यवहार के प्रति, तो अगर छुप करके आपके व्यवहार का क्लास में चाय की दुकान पे सखियों सहेलियों से मिलते हुए, शादी समारोह में बातचीत करते हुए सुना जाए, देखा जाए, अपने परिवार में आप जो हमारी चर्चा करते हैं, तो उससे एक सटीक सूचना प्राप्त हो सकती है। जो आप सोचते हैं, जो आप जानते हैं, समझते हैं, वो सूचना उसी रूप में प्राप्त हो सकती है। इसलिए यहाँ पे प्रश्नावली की तरह, शेड्यूल की तरह, इंटरव्यू की तरह मोड़ तरोड़ मैनिपुलेट करने की संभावना अपेक्षाकृत कम है। जीरो नहीं है, सोशल साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर है, कोई चीज जीरो नहीं होगा, लेकिन कम है, काफी ज्यादा कम है। इसलिए ये संतोषजनक और विश्वसनीय सूचना यहाँ से हम लोग को प्राप्त होती है। चौथी बात, चौथी विशेषता, चौथी खासियत कि ये मौका देता है शोधकर्ता को कि वैसे एरिया को भी अपना शोध विषय बना सकता है जहाँ पे एक्सप्लोरेटरी, बहुत सारे व्यापक डोमेन्स में एक्सप्लोरेशन के तहत, एक्सप्लोरेशन के लेवल पे सूचनाएं जाननी होती हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी भी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं। अगर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक संस्कृति विशेष के धार्मिक क्रियाकलापों का अध्ययन करना चाहता है कि उनकी धार्मिक क्रियाकलाप किस तरह की हैं, क्या क्या उसमें कर्मकांड हैं, क्या क्या उसकी मान्यताएं हैं, क्या क्या परिपाटियां हैं, तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी विधि है। वो उसकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को जानना चाहता है। संस्कृति बड़ा व्यापक शब्द है, बहुत सारी चीजें उसकी अंग होती हैं, तो उन सारे व्यापक चीजों का, जिसके बारे में हमको पहले से सूचना भी कम प्राप्त है, अगर जानना हो, उसके डिटेल्स को जानना हो, एक्सप्लोर करना हो, गहनता से, गहराई से समझना हो, तो ये जो हमारी टेक्निक है जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन,
ये काम की टेक्निक है, बड़ा फायदे का ये सौदा है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स मैटर हैं जहाँ पे बहुत गहन एक्सप्लोरेटरी नेचर ऑफ डेटा चाहिए होता है, वहाँ पे ये जो टेक्निक है ऑब्जर्वेशन सटीक बैठती है बाकी सब टेक्निक की तुलना में। किसी और खास करके समूह के लेवल पे, किसी एक व्यक्ति के लेवल पे बहुत गहन सोचना चाहिए तो प्रोजेक्टिव टेक्निक का इस्तेमाल करके उसका फिर क्या है हिस्ट्री टेकिंग का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति से संबंधित बहुत सारी सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन एक इन जनरल, लेकिन वो जो सूचना है सिर्फ उसी व्यक्ति से संबंधित, लेकिन इन जनरल समूह, ग्रुप, कल्चर, समाज, एक विशेष जमात, इसके संबंधित सूचना, व्यापक सूचना चाहिए, गहन सूचना चाहिए, तो ऑब्जर्वेशन आपका जवाब होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक बहुत इसकी इम्पोर्टेंट लाभ है। अगला जो लाभ है वो ये कि इन जनरल पूरे सोशल साइंस में ऑब्जर्वेशन से जो प्राप्त सूचनाएं हैं उनको रिलायबल और वैलिड माना जाता है। उनका वस्तुनिष्ठ रूप से, वैज्ञानिक रूप से मान, उनका सम्मान और उनका महत्व जो है साइंटिफिक ओरिएंटेशन से काफी अच्छा है। खास करके तब जबकि ऑब्जर्वेशन जो है कंट्रोल्ड हो, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने के तरीके, उसके रिकॉर्डिंग करने का प्रोसेस, उसकी सारी परिकल्पनाएं, उसके सारे स्टेप्स पहले से डिफाइंड हों और ऑब्जर्वर ट्रेंड हो, वो अपने पर्सनल बायसेस को नहीं इंक्लूड कर रहा हो, कोडिंग और डेटा के प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड तरीका, वैज्ञानिक तरीका अपनाया जा रहा हो, तो यहाँ से जो सूचना प्राप्त हो रही है उसको हम लोग काफ़ी रिलायबल और वैलिड इन जनरल मानते हैं पूरे रिसर्च एरिया में। अगर एक ही जैसी चीज़ का, एक ही घटना का, एक ही समूह पे आपने क्वेश्चनर से, आपने इंटरव्यू से, अपने शेड्यूल से अध्ययन किया और ऑब्जर्वेशन से अध्ययन किया, तो अगर एक किसी ढंग से किए गए अध्ययन को मानना है, अगर विरोधी सूचना आ रही है, तो आप ऑब्जर्वेशन को सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो सही तरीके से सही कसौटियों को फुलफिल करते हुए किया गया ऑब्जर्वेशन को ही मानेंगे और उसका वेटेज ज़्यादा है। तो इतना एडवांटेज सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अपने आप में अच्छा ये तरीका है भी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी तरीका पूर्ण नहीं हो सकता है, होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ज्ञान आगे कैसे बढ़ेगा। तो कुछ कमियां भी निकल करके आती हैं जिनकी हम लोग चर्चा करते हैं अब आगे। तो पहली जो कमी है वो बड़ी वाजिब बात है कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा वैसी ही सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है या वैसे ही क्षेत्रों का अध्ययन किया जा सकता है जो व्यवहार के स्तर पे प्रकट हो। हम जानते हैं कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाकलाप और व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है। बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो बाहर से नहीं प्रकट होती हैं। आपका चिंतन, आपका संवेग, आपकी बुद्धिमत्ता कई बार अप्रत्यक्ष रूप से तो प्रकट होती हैं, लेकिन बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप मन में जो सोच रहे हो वो बाहर प्रकट हो ही जाए व्यवहार में। मनुष्य है अपने सामूहिक चिंतन को, मानसिक क्रियाकलाप को कई बार रोक लेता है, उसको स्क्रूटनी कर देता है, उसको सेंसर कर देता है। तो जरूरी नहीं कि सारा कुछ व्यवहार में परिवर्तित हो ही जाए। तो वैसे सारे क्षेत्र जो व्यवहार में परिवर्तित हो सकते हैं उनका तो अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन जो व्यवहार में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं उनका अध्ययन ऑब्जर्वेशन के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अब ऑब्जर्वेशन में ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक घटना के प्रति बहुत अच्छा विचार रखते हो, लेकिन आपको कोई मौका नहीं मिला है कि उस विचार को मूर्त रूप से प्रकट कर सकें। तो जब तक व्यवहार के रूप में प्रकट नहीं होगा तब तक हम ऑब्जर्वेशन को एक टेक्निक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कोई भी घटना को व्यवहार के स्तर पर प्रकट होना जरूरी है।
और व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए जो इंडिकेट कर सके व्यक्ति के उस ट्रेट को जिसका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं। अगर व्यवहार बहुत उटपटांग होने लगा, अगर कनेक्टेड नहीं हुआ आपके मानसिक उन ट्रेड्स का जिनका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो भी ऑब्जर्वेशन फेल हो जाएगा। तो मतलब ये है कि यहाँ पे उन्हीं क्षेत्रों का अध्ययन हो पाएगा जो व्यवहार के रूप में प्रकट होते हैं। व्यवहार के रूप में प्रकट नहीं हुए, बंद। मानसिक लेवल पे दिमाग के अंदर अंदर ही कुछ चिंतन मनन हो रहा है, उसका अध्ययन नहीं हो पाएगा। दूसरी विषय कमी, कई ऐसे व्यवहार जो व्यवहार के रूप में तो प्रकट होते हैं लेकिन ओपन नहीं है कि आप उसका ऑब्जर्वेशन कर पाए। जैसे लैंगिक व्यवहार मनुष्यों का, वो सार्वजनिक रूप से उसकी छूट नहीं है उसका अध्ययन करने के लिए। बहुत सारे सामूहिक व्यवहार, बहुत सारे खुफिया जो व्यवहार होते हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लेवल पे होते हैं, बहुत गुप्त ऐसी चीजें जो घटित होती हैं जिनको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता है। क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, उनको ऑब्जर्व करने की स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए वैसे सारे व्यवहारों से संबंधित भी अगर आप कुछ अध्ययन करना चाहें तो आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वहां पे वो व्यवहार पब्लिक डोमेन में आपके ऑब्जर्वेशन के लिए उपलब्धि नहीं है। इसलिए वहां पे ऑब्जर्वेशन टेक्निक नहीं लाया जा सकता है, और वो आपकी एक लिमिटेशन है। तो व्यवहार के रूप में प्रकट भी होना चाहिए किसी घटना को, और वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो ऑब्जर्वेशन के लिए, तभी ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया होगी। नहीं होगा तो नहीं हो पाएगी। तीसरी जो कमी है, लेकिन ये कमी रैशनल कमी है, वाजिब कमी है, क्योंकि ये बहुत गहनता से अध्ययन करने वाला, बहुत चीजों को साफगोई से समझने वाली प्रविधि है। इसलिए ये टाइम टेकिंग है, लेबर सम है, विशेष प्रशिक्षण चाहिए, मेहनत चाहिए, पैसा चाहिए, धैर्य चाहिए, धन चाहिए। अब प्राणी के सामूहिक व्यवहार पैटर्न का हम अध्ययन करना चाहते हैं तो उस गहराई से तो कुछ महीने भी कम पड़ जाएंगे अगर बहुत आप गहराई से समझना चाहते हो। 1-2 साल तक एक प्राणी को लगातार, मनुष्य की बात करें तो, अध्ययन आप करते हैं, तब जाके सामूहिक पैटर्न का उसके बारे में आप अनुमान लगा पाइएगा, उसके बारे में कुछ डेटा आप कलेक्ट कर पाइएगा। तो ये आप समझ लो कितना मेहनत का काम है, कितना परिश्रम का काम है। उस दौरान आपको उस ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है नहीं भी हैं तो भी आपको हमेशा तैयार रहना होगा, सारा फोकस लेकर के कब वैसा कुछ व्यवहार प्रकट हो और उसका आप रिकॉर्डिंग करें, उससे आप उसका विश्लेषण करें, उससे सूचनाओं को प्राप्त करें। तो कहने का मतलब है कि इसमें बड़ी मेहनत लगने वाली है, और वहीं इंटरव्यू, क्वेश्चनर, ये सब में घंटे 2 घंटे में चीजें निपट जाया करती हैं। लेकिन यहाँ पे व्यवहार के घटित होने का और उस व्यवहार के घटित होने दौरान आपके उपस्थित होकर के उसको रिकॉर्ड करने का की मजबूरी है। इसलिए ये समय लेने वाला, मेहनत खोजने वाला, ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए। एक सामान्य व्यक्ति इंटरव्यू मोटे तौर पे ऊपर नीचे ले सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो तो आराम से ले सकता है। क्वेश्चनर थमा सकता है, उसका उत्तर ले सकता है, हाँ ना में है रिकॉर्डिंग का। लेकिन एक अच्छा ऑब्जर्वर होने के लिए विशेष ट्रेनिंग, विशेष दक्षता की जरूरत है। आप ही समझो, किसी से 25-30 सवाल पूछना हो और किसी समाज के बीच में जा करके रह के उसका अध्ययन करना हो, दोनों में कौन सा मुश्किल काम है? ऑब्वियस सी बात है, उनके बीच में रहना, उनकी संस्कृति का हिस्सा बनना। पार्टिसिपेंट के केस में, नॉन पार्टिसिपेंट के केस में भी उतने समय तक लगातार दृष्टि बनाए रखना, अपने वांछित व्यवहार का इंतजार करते रहना समय लेने वाला काम है। एक और बात है कि कई सारे जो हमारे व्यवहार होते हैं जो कब घटित होंगे, इनके बारे में कुछ अंदाज, कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे कोई शोधकर्ता अगर युद्ध से संबंधित व्यवहारों का एक समूह के अध्ययन करना चाहता है तो उसको इंतजार करना पड़ेगा कि कब युद्ध हो, कब संघर्ष हो। संघर्ष युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन ये इंतजार 2 दिन का होगा, वर्ष का होगा, दशकों का होगा, कहना मुश्किल है। ऐसे ही अगर मान लो कोई शोधकर्ता ये अपना शोध विषय बनाया कि हम ऑब्जर्व करेंगे कि
प्राणियों का व्यवहार कैसा होगा जब कोरोना जैसी कोई व्यापक दुनिया भर को प्रभावित करने वाली वैश्विक जैविक महामारी जो जैविक कारणों से फैली है। तो इसके लिए उसका इंतजार कितना लंबा होगा, कई बार तो उसके जीवन काल में भी हो सकता है ऐसा अवसर नहीं आए, या कब आए नहीं आए, कितने समय में, ये सारी चीजें अनिश्चित होती हैं। इसलिए ऑब्जर्वेशन के लिए वो घटना जो आपकी है वो कब घटित होगी नहीं होगी, ये थोड़ा एक मुश्किल पक्ष होता है। कुछ हद तक इसको एड्रेस करने के लिए ही स्ट्रक्चर नहीं, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि आप लेबोरेटरी कंडीशन में चीज़ों को लाते हैं, उसके घटनाओं के होने को रेगुलेट करते हैं, लेकिन बहुत सारा व्यवहार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लेबोरेटरी कंडीशन में क्रिएट नहीं की जा सकती, जैसे अभी हम जिन व्यवहारों की चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक कमी हो गई। मेरे साथ साथ आपको भी सोचना होगा, नहीं तो हम यहाँ प्रवचन की तरह कहते जा रहे हैं और आप बस आंख खोले और कान खोले सुन रहे हैं या सो रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, तभी समझ पाइएगा। मैं अगर कोई उदाहरण देता हूं तो वैसा ही उदाहरण अपने दिमाग में लाना पड़ेगा, बातों को एनालाइज करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा अच्छे से। क्लास में भी हम यही चीज की हिदायत देते रहे, अब जब सामने नहीं है अभी भी यही कह रहे हैं। एक और चीज, अगली कमी वो ये कि जब भी किसी घटना को ऑब्जर्व किया जाता है, और खास करके तब जबकि वो जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उसको पता है कि उसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो उसकी मौलिकता खत्म हो जाती है, उसकी स्वाभाविकता खत्म हो जाती है, वो बनावटी हो जाता है। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि फिर सर मजबूरी क्या है हमारी कि हम बताएं हैं कि उनकी घटनाओं का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। तो कई बार ऐसा कंसेंट लेना जरूरी हो जाता है। हमारे पास बहुत एथिकल नॉर्म्स है जिसमें हम व्यक्तियों के व्यवहार का या किसी चीज का अध्ययन करें तो पहले कंसेंट लेना पड़ेगा कि हम ऐसा करना चाहते हैं, क्या अनुमति है, अनुमति मिलेगी तभी हम करेंगे। अब आप स्वयं में सोचिए कि आप स्वाभाविक रूप से अपने टीचर की चुगली कर रहे हैं और आपको पता हो कि आपके बीच में कोई बैठा है अध्ययन करने के लिए आपके व्यवहारों का, तो दोनों ही केसेस में आपके मौलिक व्यवहार में काफी अंतर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ तो खैर टीचर का मामला है, बनावटी उत्तर देने का प्रयास करेंगे वैसे, लेकिन ऐसे भी कुछ न्यूट्रल सब्जेक्ट पे भी आप एक सामाजिक रीति रिवाज शादी में जो हो रहा है उसका ही ऑब्जर्वेशन मान लो कर रहे हैं। लेकिन एक वैसी परिस्थिति में जब ये है कि हमें हमारे आसपास जो लोग हैं सब लोग उसी रीति रिवाज को मानने वाले और करने आए हैं, वहां पे आपका व्यवहार और तब कि आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, तब कि आपको देखा जा रहा है, आपका ऑब्जर्वेशन किया रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ पे रिकॉर्डिंग कहने से एक चीज याद आई कि आप पार्टी में सपोज करो खाना खा रहे हो, मजे में प्लेट भर करके लिया है, लॉकडाउन के पीरियड में तो पार्टी की विशेष याद आ रही है हम लोग सभी को, जल्दी से जल्दी ये खत्म हो और फिर से मुस्कुराए इंडिया। अब उस पार्टी में एक वीडियो कैमरा वाला आ जाता है, आप पे फोकस करके एकदम जूम करके आपके प्लेट को और आपके होठों में लगे हुए मसाले को और उस मुर्गे की टांग को जो आप पकड़े हुए हैं, वो जो ओवरफ्लो बिरयानी आप रखे हुए प्लेट में, उन सबको फोकस करके रिकॉर्डिंग करने लगता है, तो आपका व्यवहार वैसा नेचुरल नहीं रह जाएगा जो कि आप एकांत में बैठ के मजे से खाते रहते। तो यहाँ पे एक समस्या है कि व्यवहार किसी भी स्वरूप का हो, जब उसका ऑब्जर्वेशन होने लगता है, और खास करके तब जबकि पता है कि ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो उसके स्वरूप में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है, कुछ ना कुछ परिमार्जन आ जाता है। और कई बार हम लोग की मजबूरी होती है कि हम लोग को कंसेंट लेना पड़ता है कि हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसी घटना का, किसी इवेंट का, और वैसे समय में व्यवहार के वास्तविक स्वरूप में परिमार्जन आ जाता है। जब व्यवहार ही बदल गया तो फिर डेटा बदल जाएगा, विश्वसनीयता पे संकट आ सकता है। तो यही सब कुछ मुख्य कमियां हैं। एक और बात है कि और इसके लिए भाई विशेष रूप से प्रशिक्षित धैर्यवान रिसर्चर की आवश्यकता है। अब आप कोई सोच समस्या लेके जाए, ऑब्जर्वेशन आपको दे दिया जाएगा डेटा कलेक्शन का टूल, आपका डेटा कलेक्शन होने में ही 5 साल लग जाए और वो भी पता चले कि आपने कुछ प्रॉपर ढंग से चीजों को फॉलो नहीं किया, तो डेटा भी इनवैलिड हो गया। इसलिए
ऑब्जर्वेशन करने के पहले बहुत सारे शोध कह रहा हूँ, बहुत सारे प्रयास की, प्रशिक्षण की, धीरज की आवश्यकता है, जिसकी वजह से ये जो विधि है इसमें ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन ये एक वाजिब सी बात है कि जब भी आपको कुछ बड़ा करना है, जब भी कुछ गहन करना है, जब भी कुछ गहरा करना है, तो समय लगेगा, प्रयास लगेगा, मेहनत लगेगी। उथला करना है, ऊपर ऊपर करना है, तो अभी तो ऐसा भी रिसर्च होता है, कुछ नहीं काम हुआ और डेटा शीट भर दिया गया। लेकिन कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया चाहिए तो ये चीजें करनी पड़ती है, और ऐसी चीजें हुई हैं जिसके कारण दुनिया का ज्ञान इतना समृद्ध हुआ है और हम लोग इस लेवल पे पहुंचे हैं कि इतने डोमेन्स ऑफ नॉलेज, एक्यूरेट नॉलेज सृष्टि का, व्यवहार का, मनोविज्ञान का हम लोग को प्राप्त हुआ है। सो विथ दिस वी कंक्लूड, हम लोग लेक्चर समाप्त करते हैं। पूरा चैप्टर ये खत्म हुआ। मेरा चैप्टर तो खत्म होते जा रहा है। आपका प्रयास कुछ लोगों का दिखता है, कुछ लोगों का नहीं दिख रहा है। एक ही बात बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन सीधी सी बात है, मेरे कह देने से, बोल देने से चीजें नहीं होंगी। आप भी साथ साथ इन चीजों को जब करेंगे, जैसे मैंने आज जो भी डिस्कशन किया, इसको लेकर के आप एग्जाम्पल्स बनाएंगे, अपने एग्जाम्पल में उन कमियों को ढूंढेंगे जिनकी चर्चा की, उन खूबियों को ढूंढेंगे जिनकी मैंने चर्चा की, तब फिर ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से हो पाएगा और आप एकदम इसके साथ सहज हो पाएंगे। तो उम्मीद के साथ कि ये सारी चीजें आप लोग करेंगे, हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।